नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, ऐसी ही कामना के साथ में अब स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खास वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संस्कृत विषय के अंदर जो शिक्षण विधियाँ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज हमारा टॉपिक है पठन कौशल या हम वाचन कौशल इसको हम कह सकते हैं। दोस्तों, पठन कौशल और वाचन कौशल से संबंधित आपके कहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, किस प्रकार का प्रश्न आपका यहाँ से आता है, पूरी की पूरी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। कंप्लीट आपको इसमें दी जाएगी, बताई जाएगी कि पठन कौशल के क्या उद्देश्य हैं, आपके प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर क्या क्या उद्देश्य होते हैं और पठन जो है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में अलग अलग आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पठन शिक्षण या कौशल की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, विधियों में से निश्चित रूप से प्रश्न आता है आपका, तो विधियों को एक एक को हम बहुत ही अच्छे से सरल रूप में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो पठन कौशल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे छोटी सी विनती जरूर हम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये खास वीडियो। आज कुछ नया सीख लेते हैं, पठन कौशल। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पठन कौशल होता क्या है। इससे पहले हमने बात कर ली है दो कौशलों के बारे में, तो आप जैसे कि श्रवण कौशल है आपका और भाषण कौशल है, इससे संबंधित वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो आप देखेंगे अच्छे से, उसके बाद में आप ये वीडियो जो है ये भी आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको कंप्लीट पूरी जानकारी आपको मिलेगी और अच्छे से समझ में भी आएगा आपकी। तो सबसे पहले आप इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि श्रवण की अपेक्षा, इससे पहले हमने श्रवण और संभाषण कौशल पढ़ा था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है बच्चों। ये आप सब समझ ही रहे हैं कि एक तो जैसे कि आपने कोई मान लो बात सुन ली, ठीक है, गुरुजी ने कुछ पढ़ाया, कोई भी पाठ पढ़ा दिया, कोई भी श्लोक पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया और आपने सुन लिया, ठीक है। अब लेकिन कितने दिन तक आप याद रख सकते हो, कितने समय तक आप याद रख सकते हो, कितने दिन तक आपको वो चीज़ याद रहेगी, कितने दिन तक आपके मस्तिष्क में वो चीज़ रहेगी, कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक तो होता है कि श्रवण करना, दूसरा होता है पठन करना, दोनों में अंतर है। पठन करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है अपेक्षा श्रवण की। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी आपकी। इसके अलावा आपको इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि पठन कौशल के अंदर ध्वनि का विशेष महत्व होता है, ध्वनि का। तो सीधी सी बात है, पठन कौशल का मतलब आप समझिए पढ़ने से है। तो इससे पहले जैसे सबसे पहले हमने श्रवण किया, उसके बाद में संभाषण किया और अब हमारा जो कौशल है वो है पठन कौशल। तो इसमें पढ़ने से संबंधित है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो पठन कौशल होता है हमारा, अब पठन कौशल को दोस्तों वाचन भी कह सकते हैं, तो वाचन कौशल कहो या पठन कौशल कहो। वैसे देखा जाए तो जितने भी हमारे कौशल हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है कौन सा? पठन कौशल। तो सबसे पहला ये मान लो आपसे पूछा भी जाए कि भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, चारों कौशलों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल आपका पठन कौशल या वाचन कौशल माना जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पठन कौशल के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो यहां से आपके ये प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के क्या उद्देश्य है और माध्यमिक स्तर पर पठन कौशल का क्या उद्देश्य है और उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य है। तो हम आपको एक एक लाइन में आपको पूरी चीज़ें इसमें कंप्लीट आपको बता देंगे, तो आपको वो एक एक लाइन याद रख लेनी है, उसमें आपको सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पठन कौशल के उद्देश्यों में प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होता है इसका गति, लयपूर्वक उच्चारण, सामर्थ्य संपादन। अब दोस्तों इसमें एक लाइन के अंदर बहुत कुछ आ गया, यानी कि जो प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर का मतलब आप समझ रहे हैं जैसे कि आपकी कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक, या फिर आपके जैसे प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5वीं तक मान लो। लेकिन 6 से 8 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर संस्कृत जो है कक्षा 6 से ही स्टार्ट होती है आपकी। तो कुल मिलाकर के कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक जो हमारा प्राथमिक स्तर है, ये चाहे वो प्राथमिक स्तर आपका उच्च प्राथमिक हो या कुछ भी हो, लेकिन है प्राथमिक स्तर में आता है वो सारा का सारा। तो यहाँ पर जो हमारे बच्चों के लिए जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य होगा दोस्तों गति और लय पूर्वक, यानी कि कोई भी श्लोक है तो उसको गति के साथ में और एक लय के साथ में उसका उच्चारण सामर्थ्य संपादन करना।
यानी कि बच्चों में इतना हम उनमें डेवलप कर सकें कि कोई भी श्लोक है, किसी भी मान लो चीज़ को वो बोलें और उसका पठन करें तो उसमें गति और लय उनका बहुत ही अच्छे से उनमें बैलेंस में हो, उनमें संतुलन हो। इस प्रकार का हम यहाँ पर उद्देश्य आपको ध्यान में रखते हैं। तो इस प्रकार का हमारा ये उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर कुल मिला के हम बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, तो उसमें आप पढ़ने के साथ साथ में आपको गति अति लय का उसमें हम विशेष रूप से उसमें हम जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी प्राथमिक स्तर पर। अब बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होगा? तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि भावों के अनुकूल शब्दों में यति अभिनय पूर्वक पठन करना। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है कि भावों के अनुकूल शब्दों में यति, यानी कि भाव कहते हैं ना, इसका मीन्स क्या है, उसका भाव क्या है, उसका भावार्थ क्या है। तो भावों के अनुकूल उस बात का, उस किसी टॉपिक है, कोई श्लोक या पद्य है, कुछ भी मैटर है, उसका भाव क्या है, उनके भावों के अनुकूल शब्दों में यति करना और अभिनय पूर्वक पठन करना, ये है बच्चों माध्यमिक स्तर पर किसका? पठन कौशल का उद्देश्य या वाचन कौशल का उद्देश्य। तो एकदम सिंपल है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। भावों के अनुकूल शब्दों में यति अभिनय पूर्वक पठन करना। अब हम बात करते हैं उच्च स्तर पर। अब उच्च स्तर पर क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या उद्देश्य होगा? तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि सर्जनात्मक शक्ति का विकास, आनंदानुभूति। तो आपको याद रखना है कि सर्जनात्मक शक्ति का विकास और आनंदानुभूति, ये जो है आपका ये पठन कौशल का उद्देश्य है, ये उच्च स्तर पर है। मतलब सृजनात्मक शक्ति का मतलब हो गया कि अपने से कुछ सृजन कर लेना, रचना कर लेना, अपने आप से स्वयं रचना करना, ये इस शक्ति का विकास होना। जैसे मान लो कि उच्च स्तर पर जाकर के, जैसे मान लो कोई बालक है, वो अपने से खुद से कुछ लिख पा रहा है, ठीक है, कुछ सर्जन कर पा रहा है, कोई नई रचना बना पा रहा है, कुछ श्लोक या पद्य लिख पा रहा है, कोई लेख लिख पा रहा है, वो आपकी सृजनात्मक क्रिएटिविटी पावर है, वो क्रिएटिविटी है। तो उस क्रिएटिविटी के अंदर डेवलप करना, तो ये हमारा एक पठन कौशल का उद्देश्य आपका उच्च स्तर पर है। और दूसरा एक आनंदानुभूति, तो आनंद की अनुभूति, पठन कौशल से आनंदानुभूति मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है उच्च स्तर पर। तो ऐसे करके अभी आपने देखा कि पठन कौशल के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, माध्यमिक स्तर पर क्या होता है और उच्च स्तर पर क्या होता है। तो यहां से आपका प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि उच्च स्तर पर पठन कौशल या वाचन कौशल का उद्देश्य क्या होता है। तो ये चीजें आपको समझनी है, जो हमने बताया उसमें से आपको किसी भी प्रकार से यदि आपके ऑप्शन आता है तो आप समझ जाएंगे माध्यमिक स्तर पर क्या है और प्राथमिक स्तर पर क्या होता है। ये चीजें आपकी समझ की हैं। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि वाचन के भेद, या फिर आप कह सकते हैं पठन के भेद। यानी कि वाचन या पठन जो है उसके कौन कौन से भेद होते हैं, कितने कितने प्रकार का इसमें वाचन है और कितने प्रकार का, या वाचन कहो या फिर पठन कहो, आप कोई भी आप समझ सकते हैं। यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से सुनेंगे और बिल्कुल पूरा कंप्लीट आप देखेंगे। इसमें पूरा कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी चीज इसमें इंपॉर्टेंट छूट सकती है। आपको हम पूरा डिटेल से आपको अच्छे से समझेंगे इसमें। तो वाचन के भेद या पठन के भेद या प्रकार हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वाचन के जो भेद हैं वो मुख्य रूपेण, मुख्यतः 3 आधारों पर इनके हम भेद करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको पाठकों की संख्या के आधार पर वाचन के भेद। ठीक है, जो पाठक होते हैं यानी कि पढ़ने वाले हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर वाचन के कौन कौन से भेद होते हैं या फिर पठन के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पाठकों की संख्या के आधार पर वाचन जो है वो 2 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? तो नंबर 1 व्यक्तिगत वाचन। 1 नंबर है व्यक्तिगत वाचन, यानी एक तो व्यक्तिगत वाचन होता है या व्यक्तिगत पठन होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत पठन के अलावा दूसरा होता है सामूहिक पठन या सामूहिक वाचन।
तो ऐसे करके आपको दो याद रखने हैं पाठकों की संख्या के आधार पर, एक तो व्यक्तिगत वाचन और दूसरा सामूहिक वाचन। तो व्यक्तिगत वाचन का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें केवल एक व्यक्ति या फिर शिक्षक हो सकता है या फिर इसमें छात्र हो सकता है। तो इसमें केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वाचन या पठन होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। दूसरा होता है सामूहिक वाचन। तो सामूहिक में आपको पता है कि एक समूह होता है, यानी कि किसी समूह अथवा कक्षा के समस्त छात्रों के द्वारा एक साथ किए जाने वाला एक वाचन या पठन जो होता है उसको हम कहते हैं बच्चों सामूहिक वाचन। तो ऐसे करके आपका ये तो हो गया पाठकों की संख्या के आधार पर। दूसरा आपको ध्यान में रखना है अभिव्यक्ति के आधार पर वाचन के भेद। अभिव्यक्ति के आधार पर वाचन के भेद। तो अभिव्यक्ति के आधार पर वाचन के भेद दोस्तों 4 माने जाते हैं। कितने भेद? 4 भेद माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है आपको। तो 4 भेद माने जाते हैं। 4 कौन कौन से माने जाते हैं आपको याद रखना है। नंबर 1 आदर्श वाचन, नंबर 2 अनुकरण वाचन, नंबर 3 अनुवाचन, नंबर 4 द्रुत वाचन। ये 4 प्रकार के वाचन आपके माने जाते हैं अभिव्यक्ति के आधार पर। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि आदर्श वाचन जो होता है वो शिक्षक के द्वारा किया गया एक प्रकार का वाचन है, यानी कि शिक्षक के द्वारा जो किया जाता है ना वाचन, वो आदर्श वाचन होता है। दूसरा है अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन जो होता है वो शिक्षक के निर्देशों अनुसार छात्रों के द्वारा एक एक करके किए जाने वाला जो वाचन है या जो पठन होता है वही अनुकरण वाचन होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के शिक्षक के निर्देशों के अनुसार छात्रों के द्वारा जो किया जाता है ना वो अनुकरण वाचन है। इसमें एक एक छात्र के द्वारा भी हम करवा सकते हैं और हम ग्रुप में भी करवा सकते हैं, वो किसी भी रूप में करवा सकते हैं, लेकिन हम उनसे अनुकरण वाचन बच्चों से करवाते हैं। एक होता है अनुवाचन। अनुवाचन में मतलब आप समझना है कि शिक्षक के उच्चारण के बाद उसी शब्द या वाक्य का छात्रों के द्वारा जो किया जाने वाला वाचन होता है ना वही अनुवाचन होता है बच्चों। जैसे शिक्षक ने बोला, मान लो कि जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, और बच्चे भी इसी प्रकार बोल रहे हैं, यानी कि साथ साथ में वैसा का वैसा शब्द या वाक्य बोल रहे हैं सेम टू सेम, तो ये आपका अनुवाचन हो जाता है। एक होता है इसमें आपका द्रुत वाचन। तो द्रुत वाचन का मतलब होता है शीघ्रता के साथ में या शीघ्रता से किया जाने वाला वाचन जो होता है उसको हम द्रुत वाचन कहते हैं बच्चों। तो ऐसे करके दोस्तों आपको याद रखना है कि अभिव्यक्ति के आधार पर वाचन 4 प्रकार का होता है। अब आगे आपको बताते हैं सामान्य आधार पर वाचन के जो भेद हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से सामान्य आधार पर वाचन के दोस्तों 2 भेद माने जाते हैं। कितने भेद हैं बच्चों? 2 भेद। तो 1 नंबर भेद है सस्वर वाचन और 2 नंबर पे आपका मौन वाचन आता है। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है सस्वर वाचन और दूसरा रखना है मौन वाचन। तो ऐसे करके आपके ये सामान्य आधार पर सामान्य रूपेण आपके भेद 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। अब हम सस्वर वाचन क्या है इसके बारे में बात करेंगे और मौन वाचन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, स्वर के साथ में जो वाचन किया जाता है वो सस्वर वाचन होता है। यानी कि आप समझ लो कि हमारे मुख से किया गया वाचन, ठीक है, हमारे मुख से किया गया वाचन यदि अन्य व्यक्तियों को सुनाई दे जाता है तो वह सस्वर वाचन कहलाता है। और उसमें स्वर के साथ में जो वाचन हम करते हैं, यानी कि स्वरों का ध्यान रखते हैं, उसमें स्वर के साथ में वाचन करते हैं, ये आपका सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन के भी पुनः इसके भी उपभेद कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे करके जो सस्वर वाचन है उसके भी उपभेद हैं, जैसे कि आदर्श वाचन इसी का उपभेद है। तो आदर्श वाचन जो है वो भी आपका सस्वर वाचन का ही भेद है। तो आदर्श वाचन क्या होता है ये अपन जानते ही हैं कि किसी भी गद्य या पद्य पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा आरोह अवरोह पूर्वक उतार चढ़ाव गति यति लय के साथ में किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन होता है दोस्तों। तो आदर्श वाचन क्या है ये आप समझ ही गए हैं। तो ये सस्वर वाचन के अंदर ही हम भेद बता रहे हैं आपको। तो ये आदर्श वाचन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक होता है बच्चों अनुकरण वाचन।
तो अनुकरण वाचन क्या है ये भी आप समझ रहे हैं। अनुकरण वाचन का मतलब होता है सीधा सा कि किसी भी पाठ को पढ़ाते समय, ठीक है, कोई भी पाठ है, चाहे वो व्याकरण का हो सकता है, गद्य का हो, पद्य का हो, कोई भी पाठ है, किसी भी प्रकार का प्रकरण है आपका, तो किसी भी पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक के आदर्श वाचन के बाद में, ठीक है, छात्रों के द्वारा खड़े होकर के एक एक करके जो किया जाने वाला वाचन होता है ना, उसी को अनुकरण वाचन कहते हैं दोस्तों। तो अनुकरण वाचन आप समझ ही गए हैं, छात्रों से करवाते हैं, उसमें एक एक खड़े करके हम बच्चों से ये पढ़ने के लिए कहते हैं और वाचन वो करते हैं, पढ़ते हैं उस चीज को। तो ये आपका हो जाता अनुकरण वाचन। एक 40 मिनट की पाठ योजना में ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे हम पाठ योजना बनाते तो एक 40 मिनट की पाठ योजना में न्यूनतम 5 व अधिकतम 8 छात्रों से अनुकरण वाचन करवाया जाना चाहिए। ये चीज आपको एक पैरामीटर है जो कि ध्यान रखना है। जैसे हमारा नॉर्मल जो है 40 मिनट की पाठ योजना होती है, उसके अंदर न्यूनतम 5 और अधिकतम 8 छात्रों से अनुकरण वाचन करवाया जाना चाहिए। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रतिदिन अलग अलग छात्रों को अवसर दे करके कक्षा के सभी छात्रों से इसमें अनुकरण वाचन करवाया जाना चाहिए। यानी सारे के सारे छात्रों को इसमें चांस मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लो आप एक छात्र से ही बार बार पूछ रहे हैं, एक ही छात्र पर आप बार बार ध्यान दे रहे हैं, एक ही छात्र से बार बार सारी चीजें पूछ रहे हैं, तो बाकी के जो बच्चे हैं उनके मन में कुछ मतलब गिल्टी या कुछ भी ऐसी चीजें मतलब उनके मन में आ सकती हैं जो उनके लिए ठीक नहीं रहती हैं। तो ऐसे करके हमें सभी बच्चों को मौका देना होता है। तो हो गया आपका अनुकरण वाचन से संबंधित बात। इसके बाद में है बच्चों समवेत वाचन, ठीक है। सस्वर वाचन की बात कर रहे हैं हम, उसी के अंदर है समवेत वाचन। तो समवेत वाचन का मतलब है कक्षा के जो भी छात्र हैं, संपूर्ण छात्र यानी कक्षा के सभी छात्रों के द्वारा एक साथ किया गया वाचन जो होता है ना, उसको समवेत वाचन कहते हैं। यानी कि ग्रुप में एक साथ जो बच्चे वाचन करते हैं ना, वो समवेत वाचन होता है। जैसे मान लो कक्षा के अंदर 20 बच्चे हैं और आपने कहा कि चलो आप भी इसको पढ़िए, तो एक साथ सारे के सारे 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये समवेत वाचन है। समवेत वाचन केवल पद्य पाठ में ही करवाया जाता है। गद्य पाठ में समवेत वाचन के स्थान पर मौन वाचन करवाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी समवेत वाचन जो है वो केवल पद्य पाठ में ही करवाया जाता है और गद्य पाठ में समवेत वाचन के स्थान पर मौन वाचन करवाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में आपका सस्वर वाचन जो है, सस्वर वाचन के समय कुछ चीजें हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सस्वर वाचन, आदर्श वाचन या अनुकरण वाचन जो हम करवाते हैं, इस समय कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। यानी कि कुछ सावधानियां होती हैं, उनका हमें वहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं वो आप एक बार देख लीजिए। तो सावधानी में आपको ध्यान रखना होगा कि सस्वर वाचन सदैव खड़े होकर के ही किया जाना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे आप सस्वर वाचन कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उचित प्रकार नहीं माना जाता है ये। तो सस्वर वाचन जो है वो सदैव ही खड़े होकर के किया जाना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात है आपकी कि सस्वर वाचन के समय पुस्तक आपके बाएं हाथ में होनी चाहिए। कौन से हाथ में? बाएं हाथ में। इसका भी आपको ध्यान रखना है, वाम हस्त में होनी चाहिए। और सस्वर वाचन के समय आंखों से पुस्तक की दूरी लगभग आपकी 12 इंच या फिर आप 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दूरी का है 12 इंच या फिर आप 30 सेंटीमीटर दूरी ये आपकी होनी ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पुस्तक को पकड़ते समय हाथ के कोण की जो सही स्थिति है लगभग 135 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो हाथ में आप कैसे पकड़ते हैं ये आपको कक्षा में बताया होगा, जब आपने ट्रेनिंग की है उसमें भी आपने सीखा होगा। तो इसमें आपको जो आपका एंगल रहेगा वो 135 डिग्री के बीच में आपका रहना चाहिए। सस्वर वाचन जो है वो आरोह अवरोह पूर्वक किया जाना चाहिए, उतार चढ़ाव, गति, अति, लय पूर्वक सारा कुछ ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ही हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ये आपका सस्वर वाचन होना चाहिए। तो ये तो हमने बात की थी भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बताया था पठन से संबंधित। तो और ये सस्वर वाचन में आपको ये सारी चीज़ हमने बताई थी। आदर्श वाचन इसमें हमने बताया था। इसके बाद में हमने आपको अनुकरण वाचन बताया, इसी में समवेत वाचन बताया है। आदर्श वाचन के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमने बताया आपको, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं इसमें, ये है कि सस्वर वाचन जो हम करते हैं तो सस्वर वाचन के कुछ मतलब अधम पाठक के लक्षण बताए गए हैं।
सस्वर वाचन में अधम पाठक के लक्षण कौन से होते हैं और उत्तम पाठक के लक्षण कौन से होते हैं, ये भी आपको समझ लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको इसको भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको सस्वर वाचन में जो अधम पाठक है, यानी कि जो गलत माना जाता है, अनुचित पाठक जिसको हम कह सकते हैं, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं वो आपको हम इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। उसके बाद में आपको हिंदी में समझा देंगे। तो आपको याद रखना है, गीति शीघ्री शिराकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि श्लोक के अंदर जो कुछ इसमें वर्णित किया गया है वो सब अधम श्रेणी के पाठक माने जाते हैं। मतलब सबसे पहला इसमें आपका आया है गीति, यानी कि गा गा कर के पढ़ने वाला जो होता है वो आपका एक तो अधम पाठक में आता है, एक नंबर बात ये याद रखनी है। दूसरा है शीघ्रता से पढ़ने वाला, शीघ्री यानी शीघ्रता से पढ़ने वाला भी आपका अधम पाठक माना जाता है। तीसरा है पढ़ते समय सिर को हिलाने वाला, शिराकंपी यानी पढ़ते समय सिर को हिलाने वाला जो वो भी अधम पाठक माना जाता है। इसके अलावा लिखित पाठका यानी चुपचाप पढ़ने वाला, ये भी आपका क्या माना जाता है, अधम पाठक। जैसा लिख रहा है वैसा का वैसा पढ़ दिया, ठीक है। इसके बाद में है आपका अर्थ को समझे बिना ही पढ़ने वाला, अनर्थज्ञ, ठीक है। अर्थ को समझे बिना ही पढ़ने वाला जो है ये भी आपका अधम पाठक माना जाता है। और एक है आपका दबे स्वर में पढ़ने वाला, अल्पकंठ। तो अल्पकंठ यानी कि दबे स्वर में पढ़ने वाला जी, ये आपके 6 प्रकार हैं, आपके अधम पाठक माने जाते हैं। तो ये आपको 6 प्रकार अधम पाठक के याद रखने हैं। अब इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं सस्वर वाचन में उत्तम पाठक के लक्षण कौन से होते हैं। तो उत्तम पाठक के लक्षण भी 6 होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो आप ध्यान रख लीजिए। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वराः धैर्यं लय समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। मतलब उक्त श्लोक के अंदर जो बताया गया है इसमें आपके उत्तम श्रेणी के पाठक माने गए हैं। क्या? सबसे पहले माधुर्यम यानी मधुरता से पढ़ने वाला उत्तम पाठक माना जाता है। दूसरा, प्रत्येक अक्षर को स्पष्ट पढ़ने वाला, अक्षर व्यक्ति, प्रत्येक अक्षर को स्पष्ट पढ़ने वाला ये भी उत्तम पाठक माना जाता है। तीसरा, शब्द का अर्थ के अनुसार विभाजन करके पढ़ने वाला, पदच्छेद, ठीक है। यानी कि शब्द का अर्थ जो है उसके आधार पर विभाजन करके पढ़ने वाला जो होता है ये भी आपका उत्तम पाठक माना जाता है। अगला, चौथा, सही या शुद्ध स्वर के साथ पढ़ने वाला, सुस्वराः, ठीक है। शुद्ध या सही स्वर के साथ पढ़ने वाला ये भी आपका उत्तम पाठक माना जाता है। और धीरे धीरे पढ़ने वाला, धैर्य के साथ में पढ़ने वाला, ये आपका माना जाता है उत्तम पाठक। और एक लास्ट आपका लय पूर्वक पढ़ने वाला, लय समर्थम च, तो लय पूर्वक पढ़ने वाला ये भी आपका माना जाता है उत्तम पाठक, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तम पाठक के कौन कौन से लक्षण होते हैं और अधम पाठक के कौन कौन से लक्षण होते हैं। इन दोनों ही स्थानों से आपके प्रश्न बन सकता है, इसीलिए आपको ये चीजें समझनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं मौन वाचन की, ठीक है। वाचन हम पढ़ ही रहे हैं तो उसमें एक मौन वाचन आ रहा है आपका। मौन वाचन आपको समझना है, मौन वाचन क्या होता है, इससे संबंधित आपके कौन कौन से प्रश्न कहां से बन सकते हैं और क्या इसमें विषय वस्तु है मौन वाचन की। तो चलिए सबसे पहले तो हम बताते हैं कि मौन वाचन होता क्या है। आपको पता लग रहा है मौन वाचन क्या है? मौन होकर के पढ़ना होता है, चुपचाप पढ़ना होता है, बिल्कुल बोलना नहीं होता है, यही तो मौन वाचन है। जैसे कहते हैं ना मौन धारण कर लेना, तो आपको मन मन में पढ़ना है, बोलना नहीं है, आपकी ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। तो आपको ऐसे समझना है कि हमारे मुख से किया गया वाचन यदि हमारे तक ही सीमित होता है, अर्थात दूसरों को सुनाई नहीं देता है, तो उसे हम मौन वाचन कहते हैं, वही मौन वाचन कहलाता है। अब जो मौन वाचन होता है उसके 3 भेद माने जाते हैं। एक तो होता है दोस्तों 3 भेदों में सबसे पहला भेद सामान्य मौन वाचन, ठीक है। तो एक भेद तो आपका होता है सामान्य मौन वाचन, ये आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य मौन वाचन का मतलब होता है कि जैसे कि हम समाचार पत्र आदि पढ़ते समय जो भी हम वाचन करते हैं ना, वो आपका सामान्य मौन वाचन कहलाता है।
जैसे हम मान लो सामान्य रूप से पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं या फिर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, ट्रेन बस कहीं भी जा रहे हैं, आप जो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सामान्य रूप से आप अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, तो ये सामान्य रूप में मौन पठन हम करते हैं। इसके बाद में एक होता है आपका गंभीर या गहन मौन पठन। गंभीर मौन पठन ऐसे मान लो आप, इसमें क्या होता है दोस्तों, गंभीर रूप से हमें सोचना होता है। तो इसमें क्या होता है, किसी परीक्षा की तैयारी करते समय प्रत्येक शब्द पर चिंतन मनन करते हुए किया जाने वाला जो वाचन होता है वो आपका मौन यानी गंभीर मौन वाचन कहलाता है। यानी जैसे आप कोई तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एक एक शब्द को समझ समझ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका गंभीर मौन में आता है। एक होता है द्रुत मौन वाचन। द्रुत मौन वाचन आपका शीघ्रता से किया जाता है, यानी कि कहानी, उपन्यास आदि पढ़ते समय शीघ्रता के साथ में किया जाने वाला जो वाचन होता है वो आपका द्रुत मौन वाचन होता है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, और जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले आप सारा कुछ, जितना भी आपका नोट्स हैं, जो भी कुछ आपने पढ़ा अब तक, वो सारा का सारा आप रिवाइज करते हैं। तो कितनी स्पीड से आप फटाफट 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 पन्ने पलटते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। वही तो है दोस्तों द्रुत मौन वाचन। वो हम सारा का सारा जो मैटर होता है उसको हम 2 घंटे के अंदर देख लेते हैं, वही मौन वाचन है आपका द्रुत गति वाला, ठीक है। तो ऐसे करके आपका मौन वाचन हो जाता है। तो ये आपकी बहुत सारी इसमें हमने चीज़ें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं मौन वाचन से संबंधित, या जितने भी वाचन हैं उनसे संबंधित, वो सारी की सारी बातें हैं इसमें। 1-2-3 लाइन में हम बता देते हैं आपको समरी के टाइप में। तो आपको ध्यान रखना है कि मौन वाचन जो है वो सदैव सस्वर वाचन करना सीख लेने के बाद ही करवाया जाना चाहिए, ठीक है। मौन वाचन जो हम करवाते हैं ना, वो आपका कब करवाना चाहिए, सस्वर वाचन करना सीख लेने के बाद। जब आप सस्वर वाचन बच्चे कर लेते हैं उसके बाद में ही करवाया जाना चाहिए। सामान्यतः जो मौन वाचन है उसकी शुरुआत 3री कक्षा से होनी चाहिए, कम से कम 3री कक्षा से होनी चाहिए। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जुड़ हैं, उन्होंने कहा है कि मौन वाचन का प्रयोग जो है उच्च माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर पर ही किया जाना चाहिए, और बाकी स्तरों पर उचित नहीं माना जाता है, ये उनका कहना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बात की इसमें वाचन से संबंधित, और ये पठन कौशल क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसके अलावा आपने सारी हमने पठन के बारे में बात की, कौन कौन से पठन होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। इसके अलावा मौन पठन की हम बात की थी, सामान्य मौन। ये चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पठन कौशल या वाचन कौशल की कौन कौन सी विधियां होती हैं, एक एक विधि को हम आपको यहाँ पर बिल्कुल ही सरल व्याख्या के साथ में यहाँ पर समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। एक एक अच्छे से आपको हम समझाएंगे, और कहाँ कहाँ से कौन सा प्रश्न बनेगा और कौन सी विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो सब हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बराबर। चलिए सबसे पहले नंबर की जो विधि है पठन कौशल की, वो आपकी है, आपको अक्षर बोध विधि समझनी है दोस्तों। अक्षर बोध विधि, ठीक है। अक्षर बोध विधि को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वर्ण विधि भी कह सकते हैं, और या फिर आप उसको वर्ण उच्चारण विधि भी हम कह सकते हैं। मतलब सीधा सा ये है दोस्तों, इस विधि में होता क्या है, विधि को आपको समझना है बस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए, विधि क्या है उसको समझिए। तो वर्णबोध विधि कहते हैं हम, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो बच्चों को पठन हम सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, तो इसके अंदर वर्ण से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वर्ण से की जाती है, ठीक है। कोई भी बच्चा है उसको हम बच्चे को सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, तो पढ़ने की शुरुआत जो होगी वो वर्ण से की जाती है इसमें। यानी बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी भाषा हो सकती है, जैसे कि हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, आपकी अंग्रेजी हो सकती है, आपकी उर्दू हो सकती है, कोई भी भाषा आपकी हो सकती है। तो बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है, सर्वप्रथम उसे उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है, सिंपल सा। तो उसको हम वर्णमाला सिखाते हैं, उसको चाहे वो हिंदी अंग्रेजी किसी की भी है, वर्णमाला सिखा देते हैं। वर्ण पढ़ना सीख लेने के बाद में उसे हम क्रमशः शब्द और वाक्य सिखाते हैं फिर, ठीक है। जैसे वर्ण सिखा दिया उसको, अब वर्ण के बाद में उसको हम क्या सिखाएंगे, शब्द। यानी वर्ण से शब्द बनाया हमने, और उसके बाद में शब्दों से हमने एक वाक्य निर्मित किया, तो हम उसको शब्द के बाद में वाक्य सिखाते हैं। ऐसे करके हम उसको पठन कौशल उसका हम विकसित करते हैं। ये जो विधि है ये सरल से कठिन की ओर एक शिक्षण सूत्र चलता है, उस पर आधारित मानी जाती है दोस्तों। एक बात इसमें और याद रखनी है कि यह विधि जो है वो वाचन शिक्षण की सबसे प्राचीन एवं परंपरागत विधि मानी जाती है।
तो ये आपको अक्षर बोध विधि जो है इससे संबंधित आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि इस विधि में वर्ण से आपकी जो पठन है वो स्टार्टिंग इसमें होती है, वर्णमाला पहले सिखाई जाती है, उसके बाद में शब्द और उसके बाद में वाक्य सिखाते हैं। सरल से कठिन की ओर चलना जो सूत्र है हमारा शिक्षण सूत्र, उस पर ये आधारित मानी जाती है। तो ये हमारी विधि एक हो जाती है, अक्षर बोध विधि, सिंपल सा है। अब दूसरी विधि है देखो और पढ़ो विधि। ठीक है दोस्तों, देखो और पढ़ो विधि जो है इसको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि चित्र विधि, शब्द विधि, पद विधि। ये भी आपको याद रखना है। आपको कह दिया कि निम्न में से कौन सी विधि को चित्र विधि या पद विधि या शब्द विधि भी कहते हैं, तो आपके ऑप्शन है देखो या पढ़ो विधि है। तो आपको इसको याद रखना है कि देखो और पढ़ो विधि जो है इसको चित्र विधि के नाम से भी जानते हैं, शब्द विधि के भी नाम से जानते हैं और पद विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस विधि के अंदर पढ़ने की शुरुआत शब्द से की जाती है, यानी बच्चों को जो हम पढ़ना सिखाएंगे तो वो शब्द से सिखाते हैं, यानी जिसके कारण ही इस विधि को हम शब्द विधि या पद विधि भी कह देते हैं। सिंपल सा ये है, इसका नामकरण इस प्रकार से हुआ है। यानी कि इसमें जो स्टार्टिंग करेंगे हम बच्चों को पढ़ना सिखाने की, वो किससे करेंगे? शब्द से। अब कैसे करेंगे वो आप समझ लो। यानी इस विधि के अंदर बालक के सामने सबसे पहले हम कोई भी चित्र प्रस्तुत करते हैं, कोई भी चित्र हो सकता है, ठीक है। उस चित्र के ऊपर या नीचे उसका नाम लिख दिया जाता है। जैसे मान लो आपने हम बच्चे को हाथी का चित्र दिखाया, हाथी, एलिफेंट। अब हाथी का चित्र आपने दिखाया तो उस चित्र के अंदर ऊपर या नीचे हम लिख देंगे हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो हमने लिखा गजः, ठीक है। अब मोर का चित्र है तो मयूरः, काकः, पिकः। अब इसमें हमने चित्र बना के उसमें नीचे हमने शब्द लिख दिया। तो हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं? शब्द से। कैसे कर रहे हैं? चित्र की सहायता से। तो हम कह रहे हैं देखो और पढ़ो। बच्चों से कहा इसको चित्र को देखो और इसको पढ़ो। तो बच्चा चित्र को देखेगा पहले, उसके बाद में उसको शब्द को पढ़ेगा। इस विधि को देखो और पढ़ो विधि या चित्र विधि भी हम इसीलिए कहते हैं। सिंपल सा हो गया। तो बालक सर्वप्रथम चित्र को देखता है, उसके बाद में उस शब्द को पढ़ना सीख लेता है। यह आपका इसमें हो जाता है सिंपल सा, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें ध्यान रख लेना है कि वर्तमान समय में जो प्रचलित पाठ्य पुस्तक हैं वो पाठ्य पुस्तक इसी विधि पर सर्वाधिक प्रयोग उनका हो रहा है, यानी इसी विधि पर आधारित मानी जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि संस्कृत की पुस्तक है, जैसे 6वीं क्लास की पुस्तक है, 7वीं क्लास की पुस्तक है, आपकी 8वीं क्लास की पुस्तक है। उन पुस्तकों में आप अच्छे से देखिए, उसमें पहला पाठ देखिए, दूसरा पाठ देखिए, तीसरा पाठ देखिए, बहुत सारे पाठ आप देख सकते हैं। उन सभी पाठों में आपको चित्र मिलेगा, चित्र के नीचे आपको लिखा मिलेगा। जैसे बालक दौड़ रहा है, दौड़ता हुआ दिखा रहे हैं, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा बालकः धावति। बालक खेल रहा है तो बालकः क्रीडति, पढ़ रहा है तो पठति, ये आपको नीचे लिखा मिलेगा। तो ऐसे करके आपकी स्टार्टिंग आपकी शब्द से होती है वहां पर। तो आपकी पठति, गच्छति, धावति, ठीक है, ऐसा सब लिखा रहता है उसमें शब्द। तो ऐसे करके चित्र की सहायता से हम इसमें सिखाते हैं। बच्चों से कहते हैं देखो भाई चित्र देखो, इसमें क्या लिख रहा है, क्या है चित्र, किसका चित्र है। तो चित्र को देख करके वो पढ़ता है, इस प्रकार से वो पढ़ना सीख लेता है। तो वर्तमान में यह जो विधि है वाचन शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि मानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी 2 विधि हो जाती हैं। अब अगली विधि है हमारी अनुकरण विधि। बच्चों, अनुकरण विधि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अनुकरण विधि का मतलब क्या होता होगा? अनुकरण का मतलब अनुकरण करना, यानी कि इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक शब्द का शुद्ध उच्चारण करता है। यानी कि कोई भी शब्द है उसका उच्चारण शिक्षक करेगा, उसके बाद में उसका अनुकरण वैसा का वैसा कौन करेंगे? बच्चे करेंगे। यह अनुकरण हो जाता है। यानी शिक्षक के उच्चारण को सुन करके छात्र भी उसी प्रकार से उच्चारण करते हैं। यही आपका अनुकरण विधि में होता है, यही काम। इस विधि के आधार पर यह कह सकते हैं कि इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण भी माना जाता है। कोई भी भाषा हो सकती है, चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे वो संस्कृत की बात हो, चाहे वो अंग्रेजी की बात हो, चाहे वो उर्दू की बात हो, चाहे वो कोई भी भाषा की बात हो, तो उसमें शुद्ध उच्चारण भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण मान लिया जाता है। यहां से संस्कृत भाषा में शब्द रूप या धातु रूप का अभ्यास करवाने के लिए यह विधि सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। आप ऐसे समझ लो इसको। क्योंकि हम जैसे बच्चों को शब्द रूप याद करवाते हैं तो उनको हम अच्छे से बार बार बुलवाते हैं। पहले टीचर बोलता है, उसके बाद में बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। कोई भी श्लोक याद करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, कोई धातु रूप याद करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, जैसे मान लो हम शब्द रूप याद करवा रहे हैं,
कि राम शब्द याद करना है तो बच्चों से कहा राम शब्द बोलना है अपने को। तो सबसे पहले शिक्षक बोलेगा, तो बोलेगा राम रामो राम प्रथम रामम रामो रामान द्वितीया राम रामो राम प्रथम राम रामो राम प्रथम। ऐसे शिक्षक बोलेगा, बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। तो ऐसे करके पढ़ना सिखाना है बच्चों को, पठन कौशल विकसित करना है, वाचन कौशल उनका विकसित करना है। तो इस प्रकार से अनुकरण विधि के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि है भाषा यंत्र विधि। भाषा यंत्र विधि आपकी अनुकरण विधि से ही काफी कुछ मिलती जुलती है, यानी यह विधि अनुकरण विधि का ही एक रूप मान लिया जाता है, यानी उसी का ही एक रूप माना जाता है। क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है इसमें। यानी अनुकरण विधि में तो शिक्षक शब्द का उच्चारण करता है, ठीक है, जैसे हमने अभी बोला राम रामौ रामाः प्रथमा, तो उससे हमने उच्चारण कर दिया उसका। लेकिन इस विधि में क्या होगा? इस विधि में उच्चारण के लिए टैप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। जो टैप रिकॉर्डर आते हैं ना, जिसमें कोई भी, जैसे पहले टैप चलते थे, कैसेट चलती थी, उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते थे, तो वही टैप रिकॉर्डर का हम प्रयोग करते हैं। उसको हम ध्वनि अभिलेख यंत्र भी कह सकते हैं संस्कृत के अंदर, ध्वनि अभिलेख यंत्र। तो उसमें आप जैसे मान लो शब्द रूप बोल रहे हैं संस्कृत का या धातु रूप बोल रहे हैं, तो उसको आप उसमें टैप को चालू कर दो, उसमें आप रिकॉर्डिंग कर लो उसकी। अब उसके बाद में क्या होगा? रिकॉर्डिंग करने के बाद में ध्वनि अभिलेख यंत्रों से शब्द का उच्चारण सुन सुनकर के बालक स्वयं के स्तर पर ही वाचन का अभ्यास कर लेते हैं। फिर अब आपने उसमें रिकॉर्डिंग कर दिया, अब बच्चे उसको बार बार सुन रहे हैं, फिर उसके बाद में बोलना खुद सीख रहे हैं, फिर वो पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, वाचन कर रहे हैं उसका। उसके बाद में फिर उनको दिक्कत हो रही है, फिर दोबारा सुन रहे हैं, फिर उसको वाचन कर रहे हैं, फिर दोबारा सुन रहे हैं, ऐसे करके वो अभ्यास कर रहे हैं अपने स्तर पर ही सुन करके टैप रिकॉर्डर से। तो ये आपकी विधि हो जाती है भाषा यंत्र विधि। तो सिंपल सा है, कोई भी जटिल बात नहीं है, कोई भी कठिन बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा रहे हैं। अगली विधि है इसमें आपकी ध्वनि साम्य विधि, ठीक है, ध्वनि साम्य विधि। अब ध्वनि साम्य विधि क्या होती है? यानी कि इसमें आपका मतलब हो गया साम्यता के आधार पर हम इसमें उनको पठन कौशल उनका विकसित करते हैं। साम्यता के आधार पर कौन सी साम्यता? ध्वनि की साम्यता के हिसाब से। यानी इस विधि के अंदर एक समान उच्चारण ध्वनि वाले जो शब्द हैं उनको एक साथ सबको हम जोड़ जोड़ करके उनको पढ़ना सिखाते हैं, एक साथ में उनको, ठीक है, समझ रहे होंगे बात आप। यानी एक ध्वनि वाले, एक जैसे ध्वनि वाले शब्दों को हम एक साथ सिखाते हैं। जैसे आपने कक्षा 6 की किताब देखी आप, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम बच्चों को पुल्लिंग शब्द सिखा रहे हैं। तो पुल्लिंग शब्द आपको इस प्रकार के शब्द मिलेंगे जिसमें एक ही समान ध्वनि मिलेगी, जैसे कि काकाः, गजाः, पिकाः, रमेशाः, सुरेशाः, दिनेशाः, ऐसे एक समान ध्वनि आपको मिलेगी। जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं कर्म, धर्म, शर्म, चर्म, नर्म, ऐसे शब्द हैं जिनमें ध्वनि साम्यता है। इस प्रकार के शब्दों को हम उनको बच्चों को सिखाते हैं। तो ये आपकी ध्वनि साम्य विधि की सहायता से हम इस प्रकार से बच्चों का पाठन कौशल या वाचन कौशल को विकसित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली विधि आपकी इसमें है सामूहिक विधि, सामूहिक पठन विधि। अब सामूहिक पठन विधि में क्या होता है? समूह में पढ़ते हैं, यही आपका अर्थ निकल रहा सिंपल सा। यानी इस विधि के अंदर सभी छात्र जो हैं वो एक साथ शब्द का उच्चारण करते हैं, एक साथ समूह के अंदर। जैसे मान लो 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, हमने कहा कि चलो पढ़ो, तो वो सारे के सारे एक साथ पढ़ रहे हैं। ये आपकी सामूहिक पठन विधि है। इस विधि से बालकों की व्यक्तिगत कमजोरियों का पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समूह के अंदर मजे लेते हैं, केवल मुंह चलाते हैं, होठ हिलाते हैं और वास्तव में बोलते नहीं है। तो इसलिए वास्तविकता उनका पता नहीं चलती, कमजोरियों का पता नहीं चलता है। इसलिए ये उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है, ज्यादा उपयुक्त नहीं मान सकते हैं इस विधि को, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसके बाद में अगली विधि है विधि नंबर 7 नंबर पर विधि आती है आपकी वाक्य गठन विधि, ठीक है। यह वाक्य विधि, विधि का नाम है वाक्य गठन विधि, ठीक है ना। अब इस विधि में क्या होता है दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वाक्य से की जाती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है वाक्य गठन विधि, यानी कि इसमें बच्चों को हम जो पढ़ना सिखाते हैं उसका स्टार्टिंग हम वाक्य से करते हैं, सेंटेंस से। यानी इसमें बालक सर्वप्रथम संपूर्ण वाक्य को पढ़ना सीखता है, ठीक है। यानी वाक्य पढ़ना सीख लेने के बाद में वह शब्द और उसके बाद में वर्ण पढ़ना सीखता है। यानी सबसे पहले हम स्टार्टिंग जो हम बच्चों की करवाते हैं पढ़ने की, वो हम वाक्य से करवाते हैं। जैसे राम जाता है, उसके बाद में हम शब्दों को बाद में सिखाएंगे, वर्णों को हम बाद में सिखाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग यहां पर वाक्य से की जाती है इस विधि के अंदर, ठीक है ना। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वाक्य को ही भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई माना गया है।
ये ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक कि जो वाक्य है हमारा वो भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई है, जो कि एक सार्थक इकाई मानी जाती है। अतः मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से वाक्य विधि को ही वाचन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी माना गया है। किसके हिसाब से? मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में वाचन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि की हम बात करते हैं तो वो आपकी वाक्य गठन विधि है। महर्षि पाणिनि जी के द्वारा भी वाचन शिक्षण के लिए इसी विधि को उपयुक्त माना गया है। कौन सी विधि को? वाक्य गठन विधि को। तो आपकी वाक्य गठन विधि आपको समझ में आ गई, यानी कि इसमें शुरुआत, जो पढ़ने की शुरुआत की जाती है वो की जाती है वाक्य से, उसके बाद में शब्द और वर्ण बाद में सिखाए जाते हैं। अगली विधि है आपकी 8 नंबर पर संगति या साहचर्य विधि। संगति या साहचर्य विधि, यह विधि जो है वो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है। संगति या साहचर्य विधि यानी इसमें होता क्या, इस विधि में, या इस विधि को मॉन्टेसरी विधि भी कह सकते हैं, ये मान लो आप। साहचर्य विधि या संगति विधि को मॉन्टेसरी विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस विधि के अंदर पढ़ना सीखने के लिए जो कुछ वो लकड़ी आती है या प्लास्टिक आती है ना, तो लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, ऐसे मान लो आप। ठीक है, संगति या साहचर्य विधि में बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ टुकड़ों पर चित्र बना दिए जाते हैं और कुछ पर उनसे संबंधित नाम लिख दिए जाते हैं। जैसे मान लो कोई टुकड़ा है, उस पर चित्र बना दिया, जैसे कि हमने बना दिया खरगोश का चित्र बना दिया, या कुत्ते का चित्र बना दिया, या फिर गाय का चित्र बना दिया, या हाथी का चित्र बना दिया, या मोर का चित्र बना दिया, और कुछ टुकड़ों पर हमने उनके नाम लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना होता है, उनकी संगति बैठानी पड़ती है। अब बालक चित्र एवं नाम के साथ साथ संगति करके पढ़ना सीखता है। जैसे मान लो चित्र मिल गया उसको हाथी का, अब वो शब्द ढूंढेगा कि इसका शब्द कौन सा है, उससे साहचर्य स्थापित करेगा, उसके साथ में संगति स्थापित करेगा। अब जैसे मान लो हाथी का तो चित्र है और उसने नीचे लिख दिया मयूरहा, या नीचे उसने लिखा हुआ लिख दिया कुक्कुटहा, या फिर नीचे लिख दिया उसने अश्वाहा, तो वो तो संगति कहां हुई, उसमें साहचर्य स्थापित कहां हुआ उनका आपस में, एक दूसरे में। तो फिर उसमें क्या करेगा बच्चा, उसको फिर ढूंढेगा। तो ऐसे एक प्रकार से खेल ही मान लो इसको। तो इसमें ये विधि खेल खेल में शिक्षा सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है, जिसके कारण इस विधि को खेल विधि भी कह दिया जाता है। यानी खेल विधि की, जैसे तो हेनरी कॉल्डवेल कुक को इसका प्रतिपादक मानते हैं हम खेल विधि का, लेकिन इस विधि को हम खेल विधि भी कह सकते हैं। यह विधि स्वयं करके सीखना जो है इस सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। ठीक है ना, यानी स्वयं करके सीखना इस सिद्धांत पर यह आधारित मानी जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस विधि को वाचन शिक्षा के लिए उपयुक्त माना गया है। ठीक है, तो वाचन शिक्षण के लिए उपयुक्त माना गया है इस विधि को भी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट विधियां हो जाती हैं दोस्तों। एक विधि आपकी कथा विधि भी आती है इसी में। तो कथा विधि का मतलब कथा के माध्यम से भी हम बच्चों में वाचन कौशल को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि कथाओं के प्रति विशेष रूप से बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कहानियों के प्रति विशेष रूप से बच्चों में बहुत रुचि देखी जाती है, तत्परता रहती है उनके अंदर। तो कथा के माध्यम से, कथा विधि के माध्यम से भी हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक विधि है निदानात्मक व उपचारात्मक विधि। निदानात्मक व उपचारात्मक विधि की सहायता से भी हम वाचन कौशल को अच्छा बना सकते हैं। कैसे? तो इसमें क्या होता है, निदानात्मक में और उपचारात्मक विधि के अंदर हम, निदान का मतलब है बच्चों की समस्याओं का पता लगाना। अब बहुत सारे बच्चे जो उनका पाठन या वाचन कौशल अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी कमी कहां पर है, उनकी समस्या कहां पर है, उनकी गलतियां कहां हो रही हैं, उनका हम पता लगाएंगे, मिस्टेक्स का। उसके बाद में हम उनको दूर करने के लिए बार बार अभ्यास करेंगे, तो वो आपका उपचार हो जाएगा फिर। तो ऐसे करके हम बच्चों का पाठन कौशल या वाचन कौशल बहुत अच्छा बना सकते हैं, उनको हम कुशल बना सकते हैं इसमें। तो ऐसे करके हमने आपको ये कंप्लीट सारी विधियों की बात की। इसमें हमने सारी विधियों को अच्छे से व्याख्या के साथ में सरल रूप में आपको बताया। इसके अलावा पाठन कौशल या वाचन कौशल के उद्देश्यों के विषय में हमने बात की थी, पठन कितने प्रकार का उसके बारे में बात की थी, मौन वाचन से संबंधित बात की थी, और इसके जितनी भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हमने आपको साथ साथ में बताया था। तो ऐसे करके आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाता है दोस्तों ये। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती है
तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके दिखाएं दोस्तों। कमेंट करके आप ये बताएं कि ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगा और उसमें आपको किस प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है, या कोई भी आपको किसी भी तरह की समस्या आती है पढ़ाई में, आपकी किसी भी तरह की तैयारी में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी पूरी हम कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की। ठीक है दोस्तों, तो आपके मिलते हैं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। इससे पहले जो हमने आपको वीडियो अपलोड किए हैं वो भी आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो एक छोटा सा काम आप जरूर करेंगे। इसके लिए हम आपसे छोटा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सूचना बराबर आती रहेगी आपके पास। तो पुनः मिलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। फिर मिलते हैं एक नई मुलाकात के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय